नमस्कार, मैं हूं विकास गिजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता देते हैं हरियाणा के पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा की आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और आपको बता दें पत्रकारों को सीधा सीधा इन्विटेशन जो दिया गया वो दिया गया तीखे सवालों को लेकर। सुनिए आज तीखे सवाल, धड़ाधड़ तीखे सवाल ठोके जाएंगे और देखते हैं किस किस का जवाब मिलता है। सीधी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो गई है। जुड़िए, त्रिलोचन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत कर रहे हैं। पानी पूरी तरह हो गई थी बरसात में। इन 3 मुद्दों में अपनी बात कहने के बाद आपके तीखे सवालों के जवाब देंगे। तीखे सवाल इसलिए कि मेरे को कुछ पत्रकारों ने बोला था कुलदीप जी को तीखे सवाल करना चाहते हैं। मैं ये तैयार हैं हर बात का जवाब देने के लिए। आपके तीखे सवालों को जवाब देंगे। उसके बाद हाथ जोड़ के बेनती, थोड़ा सा चाय का प्रबंध किसे किया हुआ है। कोई भी पत्रकार बिना चाय पिए ना जाए। मेरा प्यार की वजह से चाय पी के जाए। और मानव सेवा संघ ने खाना भी लगा दिया है। जो खाना खाना चाहे वो खाना खाए, लेकिन चाय जरूर पीजिए जाना। धन्यवाद। कांग्रेस सरकार ने विधानसभा अध्यक्ष रहे कुलदीप शर्मा और करनाल से चुनाव लड़े। त्रिलोचन सिंह आज मीडिया से रूबरू हो रहे, सवालों के जवाब देंगे। आप सभी लोगों से जो भी लोग इस वीडियो को शर्मा जी करें शुरू करें। जरूर। शर्मा जी, पहला सवाल है कि आप देरी से आए, क्या बात होगी? कितनी देर से? आधा घंटा हो गया। 11:30 बजे कहा था। 15 मिनट। पौने 12। ये कोई सवाल नहीं है। इतनी तो मेरा और आपका प्यार है कि हम एक दूसरे का इंतजार कर सकते हैं। सवाल पूछो। आज का मुद्दा क्या है सर, किस लिए प्रेस वार्ता करनी जरूरी समझिए आप? देखिए, देश की राजनीति, देश का लोकतंत्र, बोलो नहीं भाई। देश की राजनीति, देश का लोकतंत्र एक बड़े गंभीर चुनौतियों के दौर से गुजर रहा है। सैकड़ों साल के संघर्ष के बाद जो स्वतंत्रता हमने हासिल की, आज उस पर खतरा और खतरे के बादल बन रहे हैं। सारी दुनिया को आज पता है कि इजरायली कंपनी पेगासस, जो एक ऑर्गेनाइजेशन NSO जिसको कंडक्ट करती है, उसका इस्तेमाल भारत में हुआ है। पिछले 5 दिन से संसद चल नहीं रही। विपक्ष का आरोप और आक्रोश इस बात पर है कि प्रधानमंत्री या देश के गृह मंत्री ने अभी तक पेगासस के बारे में कोई बयान तक नहीं दिया है। क्या था ये पेगासस? ये एक ऐसा यंत्र था जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, जो कि स्नूपिंग या जासूसी के लिए इस्तेमाल होता है। और 313 ऐसे आदमी इस देश में छांटे गए, इंक्लूडिंग राहुल गांधी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और विभिन्न संस्थाओं से जुड़े लोग और राजनीतिक और आपकी खुद की संस्था से जुड़े हुए पत्रकारों के फोन टैप किए गए। सरकार इस बात की जवाब देने की भी परिस्थिति में नहीं है कि उन्होंने पेगासस खरीदा था या नहीं खरीदा था। इजराइल, जहां ये पेगासस बनता है, जहां की वो NSO है, उन्होंने इंक्वायरी लॉन्च कर दी। जैसे राफेल के ऊपर हिंदुस्तान ने तो कोई इंक्वायरी नहीं की, लेकिन राफेल की गड़बड़ी के ऊपर फ्रांस की अदालत में इंक्वायरी लॉन्च हो चुकी है। तो ये देश जानना चाहता है, आपके माध्यम से हम जानना चाहते हैं, अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं कि इस देश के अंदर स्नूपिंग टेररिस्ट की हो कोई बात नहीं, एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की हो कोई बात नहीं,
होनी भी चाहिए। देश में टेररिज्म से भी खतरा है, इंटरनेशनल लोगों से भी खतरा है, इसमें कोई बात, इस पर कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन राजनीतिक व्यक्तियों को, जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, पत्रकारों को, पॉलिटिकल आदमियों का फोन और सरकारें फोन टैप करके गिराई जाएं, इस पर हमें सख्त नाराजगी है। हम सच जानना चाहते हैं कि आपने किस किस का फोन टैप किया, लेकिन सरकार तो ऐसी परिस्थिति में है कि ये भी कहने के लायक नहीं रही कि हमने पेगासस खरीदा है या नहीं खरीदा। कम से कम ये तो कहने खरीदा है या नहीं खरीदा। अगर खरीदा है तो किस पर इस्तेमाल किया गया, ये पूछने का हक लोकतंत्र में है। और इसी बात पर संसद में गतिरोध चल रहा है। दूसरी परिस्थिति किसानों की है। समझ में नहीं आ रहा अभी तक कि 9वां महीना चल रहा है किसानों के एजिटेशन का। ना तो सरकार अपनी बात उनको समझा पाई है और ना सरकार ने किसानों की बात समझने की कोशिश की, जिसकी वजह से एक और गतिरोध देश में। दिल्ली की, देश की राजधानी की सीमाओं पर किसान दरवाजे खटखटा रहे हैं केंद्रीय सरकार के, परंतु कोई जवाब नहीं। बात करने के लिए तैयार नहीं। कहते हैं तैयार हैं तो बुलाओ। देश के अन्नदाता के ऊपर अब 2022 आ रहा है, 4 महीने बाकी हैं, 2022 भी आ जाएगा। देश के प्रधानमंत्री ने सन 2015 में यह कहा था कि 2022 तक देश के किसानों की आमदनी दुगनी करते हैं। कहा था कि नहीं कहा? किसानों की आमदनी दुगनी नहीं, दुगना क्या हो? दुगना हो गया पेट्रोल का भाव, दुगना हो गया डीजल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला किसान, डीजल का भाव, दुगना हो गया हर घर में जो देश में 53 करोड़ गैस कनेक्शंस हैं, वो सिलेंडर जो 400 रुपये से कम भाव का कांग्रेस की सरकार में मिलता था सब्सिडी समेत, वो आज 800 रुपये से ऊपर चला गया, दुगने हो गए। बाकी जो दालें हैं, तेल है, खाने का तेल है, क्या उसके भाव दुगने नहीं हो गए? 200 रुपये से ऊपर की बोतल लगा, हर चीज का भाव बढ़ गया, दुगना हो गया। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी का, कुछ तो दुगना किया। लेकिन किसान जो सरकार के सामने हाथ फैलाए बैठा है, उसकी आमदनी दुगनी नहीं। अब हरियाणा सरकार की बात ले लो। देखिए, मुख्यमंत्री जी से लोगों का संपर्क हो जाए ऐसा तो संभव ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने एक अपना प्रतिनिधि यहाँ बिठा दिया है। ठीक है, मुख्यमंत्री के पास व्यस्तताएं होती हैं, सारा प्रदेश देखना होता है, लेकिन जिन लोगों ने उनको मुख्यमंत्री होने का गौरव प्रदान किया है, क्या उन लोगों को हक नहीं? ये स्मार्ट सिटी बना के डिक्लेयर कर दिया। अब आप बताएं इसमें क्या स्मार्ट हो गया? हाउ इट इज ए स्मार्ट सिटी? सड़कों पर, गलियों में, नालियों में जल भराव, एक बारिश से सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन की पोल खुल जाती है, शहर डूब जाता है, मेन होल स्टॉर्म वाटर्स के मैनेजमेंट,
ये स्मार्ट सिटी का हाल है जिसको 6 साल पहले स्मार्ट सिटी डिक्लेयर किया गया, जहां पर अब ये कहा जा रहा है कि सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च हो चुका है इसको स्मार्ट बनाने में। वो खर्च कहां हुआ है, किस चीज पर हुआ है, वो नजर भी तो आना चाहिए। वो नजर नहीं आ रहा। ऐसे परिप्रेक्ष्य में मैं सरकार से जानना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं, एडमिनिस्ट्रेशन से जानना चाहता हूं, प्रशासन से, जो लोग सरकार चला रहे हैं उनसे जानना चाहता हूं कि मेरी चुनौती है कि आओ किसी पटल पर बहस करें करनाल की डेवलपमेंट पर, करनाल के स्मार्ट सिटी स्टेटस पर। अगर आप बहस नहीं करना चाहते, मुझे पता आप में साहस नहीं है, आप जनता को फेस कर नहीं सकते, तो मेरा निवेदन है श्वेत पत्र जारी कर दो कि हमने ये कर दिया, स्मार्ट सिटी में 800,000 करोड़ रुपए यहाँ खर्च हो गया, ठीक है दिखाओ। तो ये सारी परिस्थितियां आपके सामने। व्यापार धीमा है। सरदार मनमोहन सिंह ने कहा है देश की अर्थव्यवस्था का 1991 वाला हाल हो जाने वाला, उससे बुरा हो जाने वाला। दुकानदार भाइयों से पूछिए, व्यापारियों से पूछिए, नौजवानों का भी, जिनको 2 करोड़ रुपए 2 करोड़ नौकरियां हर साल की बात की गई थी, उनसे पूछ लीजिए भी कितनी माइनस में है। मुख्यमंत्री जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष की बहस चल रही है, बेरोजगारी के मुद्दे पर चल रही, अखबारी माध्यम से चल रही। हमने कहा है मुख्यमंत्री जी आप बहुत बड़े आदमी हैं, कुलदीप शर्मा बहुत छोटा आदमी है। हालांकि विधानसभा में जब मैं स्पीकर था तो मुख्यमंत्री मुझे सर कहता, इतना छोटा आदमी। मैं ऐसे पद पर बैठा हूं जो मुख्यमंत्री की कुर्सी से 12 फुट ऊपर था। लेकिन चलो, मुख्यमंत्री बहुत बड़े आदमी हैं, हमारे से हम छोटे आदमी हैं। आप किसी प्रतिनिधि को भेज दीजिए, हमारे से बहस कर ले। आपके पास तो टाइम नहीं है करनाल के लिए। एक और, दिल्ली के भागो छीका टूट गया, पुलवामा काम आ गया, यहाँ पर मेंबर पार्लियामेंट बन गए। जो म्युनिसिपल कमिश्नर नहीं बने वो मेंबर पार्लियामेंट बन गए। 2 बार आ गया। वो कहाँ है? करनाल वो मेंबर पार्लियामेंट की सीट रही है जहां से पंडित भगवत दयाल और पंडित चंद्रजीलाल, सुभद्रा जोशी जैसे व्यक्तित्व के मालिक सांसद रहे। अब है कोई व्यक्तित्व? सांसद नदारद है, एब्सेंट है। और नहीं तो फिर माननीय सांसद महोदय को बहस के लिए ड्यूटी लगा दीजिए। कम से कम इन कांग्रेसियों का मुंह बंद कराइए, इनसे जाके बहस कराइए। आओ सांसद महोदय, आप आ जाओ। थोड़े दिन 14 सेक्टर के कृष्ण मंदिर में दरबार लगाया था, वो कब्जे की जमीन पर कब्जा किया वो। वहां बीजेपी का दफ्तर खोल दिया था, कृष्ण मंदिर के अंदर बीजेपी का दफ्तर। वहां बैठकर मीटिंगें हो रही हैं। मैंने कहा इतने नजदीक भगवान के ना जाओ, क्योंकि सच्चाई पता है भगवान को। फिर वहां से भी अपना टांडा टीरा कहते हैं हमारी देसी भाषा में, उठा के भाग गए। अब कहाँ हैं? अगर करनाल के आप 50 पत्रकार महोदय बैठे हैं, अगर आपको सांसद से मिलना तो बोलो कहाँ मिले, बताओ। उनका दृष्टिकोण ही नहीं, सोच ही नहीं, वो स्तर ही नहीं। वो पार्लियामेंट्री डिबेट्स में जाओ, पार्लियामेंट में करनाल की आवाज, करनाल के लोगों की आवाज करो, हरियाणा की आवाज पैदा करो। कभी सुना है?
कभी सुना है क्या कि करनाल के मेंबर पार्लियामेंट ने देश की संसद के अंदर करनाल की और हरियाणा की आवाज़ उठाई? देखे भी नहीं कभी सुने तो अलग है। गाली जरूर देते हैं। हाँ, जब गाली देनी हो तब वो करनाल आते हैं। फिर उनसे कहा भी आपने गाली दी है, माफी मांग लो। तो कहते गाली मैंने रोज देनी, रोज कौन माफी मांगेगा? कहता 5 साल में गाली दे दूं, इकट्ठी मांग लूंगा। जब लोग नमस्ते करेंगे 5 साल बाद, तब कहता मैं माफी मांग लूं। इतने तो मन तो रोज देनी, रोज कैसे मेंबर पार्लियामेंट माफी मांगे? क्योंकि उसकी एजुकेशन नहीं है, उसका कोई राजनीतिक सोच नहीं है, उसका कोई राजनीतिक स्तर नहीं है कि इस प्रकार की गाली वाली भाषा वो इस्तेमाल करते हैं। खैर, उनको मुबारक हो। जो गाली करनाल के सांसद ने कांग्रेस के लोगों को अपने सम्मोहन करने वाले संभाषण में दी हैं, वो हम स्वीकार नहीं करते हैं। मान लिया गुरु नानक जी से पूछा था, महात्मा बुद्ध से पूछा था कि अगर तुमको गाली दे तो तुम क्या कहोगे? कहता मैं स्वीकार नहीं करूंगा। तो कहाँ जाएगी वो गाली? वहीं जाएगी जिसने दी। तो जिसने ये गाली दी, ये गाली उन्हीं के ऊपर गई है। कांग्रेस ने तो स्वीकार किया। हमें तो पता, हम ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। गंभीर चुनौतियां हैं हरियाणा के सामने। हरियाणा के मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के लिए कोई भी नया बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लेकर आ पाए। करनाल का हवाई अड्डा बनना था, हिसार का बन रहा है, कभी कहीं बन रहा है, कभी कहीं बन रहा है। रोज अखबारों में बयान आते हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो इनको अफसर पढ़ा देते हैं। मेरा सीधा इशारा है, अफसरशाही उन पर हावी है। जो उनको पढ़ा देते हैं, सिखा देते हैं, वो बोलते हैं। और जब अपनी सोच से बोलते हैं तो उसका एक उदाहरण ये है कि अगर वो बाजार से गुजर रहे हो और अमरूद की रेडी देख लें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके बयान देंगे कि आगे से हम अमरूद लगाएंगे। उनकी ऐसी सोच, पता नहीं, भाग्य की बात कर लो। शर्मा जी, अभी एक चंडीगढ़ का अखबार छपा था कि सीएमओ को एक पीआर एजेंसी का संचालक चला रहा है। तो मीडिया जवाब उनका एडवाइस है, मतलब प्रिंसिपल पहुंचती है। तो आप तो वही बात रिपीट कर रहे हो जो मैंने कही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने पैरों नहीं चल रहे हैं, अफसरशाही के पैरों चल रहे हैं। सर, जो बात आपको पता है, पब्लिक को पता है, सीएम साहब को नहीं पता, ऐसा क्यों? क्योंकि चीफ मिनिस्टर होते हुए उन्होंने कभी सामान्य जनमानस से न तो उनका आदर किया, ना ही उनके बीच में जाने की कोशिश की। सीएम और लोगों के बीच में आयरन कर्टन है, आयरन कर्टन, जिसकी वजह से वो उस कर्टन के पल्ली तरफ नहीं देख पाते और अधिकारी उनको चारों तरफ से घेर कर रखते हैं ताकि सामान्य जनता की आवाज़ उन तक ना पहुंचे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी अनभिज्ञ। जिस दिन सर करनाल पानी में डूब रहा था, उस दिन सीएम साहब ने स्टेटमेंट दी थी कि दिल्ली अगर नहीं संभल रहा तो हम संभाल लेते हैं। इसको किस तरह से देखते हैं? हाँ, केजरीवाल जी को बोला था। मुझे ये लगता है कि जितनी क्षमताएं माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी में हैं, दिल्ली संभालने की, पंजाब संभालने की, एक दिन ऐसा आएगा कि माननीय श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी को हटाकर, नरेंद्र मोदी को हटाकर माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर हरियाणा की इस धरती में पैदा हुआ ये महान व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री पद पर समझकर देश को संभालेगा। दिल्ली की तो बात छोड़िए आप, ही उनमें क्षमता है कि वो देश को संभाल सके। सर, जब फोन टैपिंग का मामला या इस पर कोई सवाल बीजेपी से पूछा जाता है तो बीजेपी के नेता कहते हैं कि कांग्रेस अपने गिरबान में झांके, क्योंकि फोन टैपिंग के आरोप तो उनकी सरकार में भी लगे हैं। बड़े बड़े
मंत्रियों के उस समय फोन टैप होते थे। एक चोर पकड़ा गया, पुलिस ने कहा भी रंगे हाथों पकड़ा गया, तो उसने कहा भी चोरी तो रोज हो रही है शहर में, पकड़ा तो मैं ही गया हूँ, इसने मुझे छोड़ दी थी। जो पकड़ा गया है रंगे हाथों, वो कह रहा मुझे छोड़ दीजिए, चोरी तो शहर में रोज हो रही है। ये तर्क है। शर्मा जी हरियाणा के डीजीपी का क्या मामला है? राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या कहेंगे? राहुल गांधी के खिलाफ ट्रैक्टर या किसान, ये सिंबॉलिक बातें होती हैं। देखिए क्या है, जिस व्यक्ति का मैं बहुत सम्मान करता हूँ उनमें से एक अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने राजनीति के मापदंड और स्टैंडर्ड्स रखे। जब देश में पेट्रोल के भाव बढ़े तो वो बैलगाड़ी पर बैठकर संसद गए थे कि नहीं गए? जब आलू प्याज के भाव बढ़े तो उन्होंने आलू प्याज की माला पहन ली। ये संकेत हुआ करता है, सांकेतिक हुआ करता है लोकतंत्र। संसद में तो बोल नहीं सकते हैं, वहाँ तो समय मिलता नहीं, संसद चल नहीं रही। तो अगर किसान की आवाज़ में आवाज़ मिलाने के लिए राहुल गांधी ने कदम उठाया है, सराहनीय है। एक केस तो क्या, एक काम करो, राहुल गांधी की आवाज़ को दबाने के लिए उनको परमानेंटली तिहाड़ जेल जो है आप भेज दो, लेकिन राहुल गांधी किसानों की आवाज़ फिर भी उठाएंगे, लोगों की आवाज़ फिर भी उठाएंगे। डीजीपी हरियाणा लंबी छुट्टी में चले गए और नया डीजीपी लगाने की तैयारी चल रही है, मामला क्या चल रहा है? देखिए, जो डीजीपी हरियाणा के लंबी छुट्टी पर चले गए, ऐसी खबर आई है। मनोज यादव जी वाला जो विवाद चल रहा था, पिछले दिनों उन्होंने आईबी में जाने के लिए खत भी लिखा था, तो फिलहाल मनोज यादव छुट्टी पर चले गए हैं और मोहम्मद अकील को चार्ज दिया गया। देखिए, मेरा ये मानना है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले हुआ करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला सरकार ले किसके हक में लेती है, किसको डीजीपी बनाती है, ये सरकार का प्रेरोगेटिव है, सरकार के अधिकार क्षेत्र की बात है। शर्मा जी, किसानों के खिलाफ देशद्रोह के मामले दर्ज हो रहे हैं। जैसे आप देखो कि अन्नदाता है जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, डिप्टी स्पीकर की गाड़ी के ऊपर तोड़फोड़ करने के मामले में 100 किसानों के ऊपर देशद्रोह के मामले दर्ज हुए। क्या ये मतलब सरकार का इससे क्या समझते हैं कि सरकार क्या चाहती है? देखिए, विपक्ष की किसानों की विरोध की आवाज़ को दबाने के लिए सरकार ने सेक्शन 124A का इस्तेमाल शुरू किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा जमानत देते वक्त? जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस पालियस मारीमान और फुल बेंच ने कि ये कानून तो 75 साल पहले ख़त्म हो जाना चाहिए था। तो सरकार इस कानून का दुरुपयोग कर रही है और इसी वजह से सिरसा के माननीय सेशन जज ने सरकार की फाइल को उठा के फेंक दिया और उन लोगों को करनाल में करनाल में जितने घपले घोटाले हो रहे हैं, उस पर जब पत्रकारों ने मुख्यमंत्री जी आए थे प्रेम प्लाजा में सवाल किया था, तो उन्होंने कहा था कि हर काम तय मापदंड से हो रहा है, यानी सिरे से नकार दिया हर खबर को जो चलती है। देखिए भाई, आप छापेंगे नहीं, मैं कह रहा हूँ, आप छाप देना। चल रही है सर, ये तो चल रही है, लाइव चल रहा है। देखिए, जो कुछ भी भ्रष्टाचार हो रहा है वो उनकी मेहरबानी से हो रहा है, उनके संज्ञान में है, उनकी मेहरबानी से, छत्र छाया उनके आशीर्वाद से। शर्मा जी, आप कार्यकारी अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, ऐसी खबर आई है रात को, देर रात को पता लगा कि आप हरियाणा देखिए, सुखीजा के पास देर रात को जो खबरें आती हैं क्या खुश है क्योंकि हमारी शैलजा के खिलाफ काफी विधायक लामबंद इकट्ठे हुए थे, मिलके भी आए थे, इस तरीके की चर्चाएं थी। क्या आप खुश हैं कुमारी शैलजा के काम से? विधायक क्या ये ठीक नहीं है कि 31 में से 26 विधायक पेगासस के मामले में जब चंडीगढ़ का प्रदर्शन हुआ तो 26 के 26 उनके नेतृत्व में, जो 5 नहीं थे, आप करेंगे क्या? नहीं, शांत रहिए। 26 व्यक्ति वहाँ पहुँचे और 5 जो नहीं पहुँचे उनके रीजंस थे, उन्होंने माननीय प्रदेश अध्यक्ष को इन्फॉर्म कर दिया। हो सकता है, जैसे
मैं पहाड़ों में गया हुआ था, परसों ही लौटा। तो ऐसे उस अनुपस्थिति को नहीं समझना चाहिए। कांग्रेस एक है और जब सरकार के खिलाफ खुलता है तो सारी कांग्रेस इकट्ठी होकर लड़ती है। बाकी आपको थोड़ा सा खुश करने के लिए मैं कह देता हूँ कि जो आप मेरे से कहलवाना चाहते हैं वो मैं कह देता हूँ कि सत्ता का संघर्ष हर जगह है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे कोई और पार्टी। सत्ता के संघर्ष में दल टूटते हैं, विभाजन होते हैं, लेकिन कांग्रेस एक विचारधारा के साथ चलती है। इट्स एन आइडियोलॉजी। हम बात करते हैं कोई भी पार्टी है उसकी जो रीढ़ होती है वो संगठन होता है। पिछले 7 साल से संगठन को मजबूत नहीं कर पाई कांग्रेस। ठीक। तो आने वाले समय में जिस तरह के जो हालात चल रहे हैं, हम पंजाब की बात भी करें, कैप्टन सिद्धू का एपिसोड ले लें, तो मैं कहता हूँ कि संगठन को लेकर क्या पार्टी कोई इस पे निर्णय लेगी जब तक संगठन मजबूत। आपने 2 सवाल पूछे हैं। पहला सवाल, संगठन नहीं, ठीक है, और 7 साल से नहीं, और होना चाहिए। क्यों नहीं है इसकी जवाबदारी जिन लोगों के ऊपर है उनमें से मैं नहीं। मैं इस बात का प्रबल समर्थक हूं कि कोई भी संगठन के बिना सरकारें नहीं बना करते। संगठन आपका व्हीकल होता है सत्ता तक जाने का। इसलिए संगठन की मजबूती, संगठन का निर्माण कांग्रेस के लिए सर्वोच्च और प्रथम। जो ये विधायक मिले हैं सोनिया जी से या राहुल जी से, तो क्या उसमें एक बात ये भी आई है सामने आपके पास कोई? मेरे विचार से न तो कोई विधायक सोनिया जी से मिला है और न ही कोई विधायक राहुल जी से मिला। वेणुगोपाल जी पहुंची है सर वहाँ, वेणुगोपाल जी से बात तो उनकी वही पहुंची है ना सर, सारी हाईकमान तक बात तो पहुंची। हाँ, ये ठीक है कि इस बारे में भी उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, कुछ बातें अखबारों के माध्यम से मुझे पता लगी हैं। सच्चाई क्या है इसके बारे में तो माननीय विधायक ही, तो उन्होंने क्या कहा, आई डोंट नो। इसी सवाल पर वर्तमान में सीएम के बीच में तनातनी चल रही है सर, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? नवजोत सिंह सिद्धू और सीएम के बीच में तनातनी चल रही है सर, पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं। खत्म तो हो गई तनातनी, सब इकट्ठे हो गए एक मंच। सर आपको लगता है जैसे नवजोत सिंह सिद्धू बनाए गए, उसके साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए, हरियाणा में भी ये पॉलिसी लाई जा सकती है कि जीटी रोड बेल्ट का एक कार्यकारी अध्यक्ष, हिसार बेल्ट का एक कार्यकारी अध्यक्ष, इस तरीके से जैसे पंजाब में ये फॉर्मूला लागू किया गया है कांग्रेस की तरफ से? देखिए, मेरा ये मानना है कि समस्या की जड़ में कोई पद नहीं है, समस्या की जड़ में सोच है। सोच ठीक हो जाए सबकी। लेकिन लड़ाई तो पद की चल रही है। अब वो कुछ लोगों के लिए पद महत्वपूर्ण होता है, कुछ लोगों के लिए सोच और मुद्दे महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। शर्मा जी, सर मेरा सवाल था, शर्मा जी आपने कहा, आपने ये पूछा था कौन किसका है ये, इस संगठन को खड़ा नहीं कर पा रहे, आखिरकार दिक्कत क्या है? देखिए, ये 7 साल से संगठन हमारा अस्तित्व में नहीं आया है। इसके लिए जो संगठन का निर्माण करने के लिए अधिकृत लोग हैं, वो क्यों सामंजस्य नहीं बिठा पाए, क्यों आपसी तालमेल नहीं बना, इसके अनेकों कारण हैं। उन कारणों में जाओगे तो 7 साल पीछे से लेकर एक लंबा इतिहास है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अब बिना किसी देरी के कांग्रेस को में संगठन होना चाहिए। निरुत्साहित हो जाएंगे कार्यकर्ता
अच्छी बात नहीं है, होना चाहिए। सर इसी सवाल को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। 2019 में क्या संगठन ना होने का फिर नुकसान हुआ? क्योंकि जिस हिसाब से परफॉर्मेंस निश्चित रूप से, अगर संगठन होता तो जाहिर तौर पे निश्चित स्थितियां रूप से, बदलती। निश्चित रूप से मैं साफ वही करूँगा। मैं किसी के अंडर काम नहीं करता हूँ, मेरी अपनी सोच है। अगर कांग्रेस के नेता नेतृत्व, आप नाम ना पूछना किसी से, ना तो मैं किसी का नाम लूंगा ना नाम, नेता और नेतृत्व सही समय पर सही फैसले लेते तो आज हरियाणा में कांग्रेस की सरकार है। शर्मा जी इसी पे सवाल भी वही हालात बने हुए हैं। शर्मा जी वही हालात बनते जा रहे हैं। आज सरकार पर घोटाले के आरोप लगते हैं। आपकी सरकार में ज्यादा घोटाले हुए या बीजेपी सरकार में ज्यादा घोटाले हुए? क्योंकि आप ही के एक विधायक ने कहा था बिना घोटालों के सरकारें नहीं चलती। कौन से ने कहा था? शमशेर सिंह बिना कहना था नहीं चलती। तो उनकी सोच के पीछे मैं जवाब दूँ? वो कह रहे हैं मैं अगर मान लिया शमशेर गोगी कोई बात कह रहे हैं, उसका जवाब आप मुझसे लेंगे? मैं कहूँ तो मेरे से बात करें। देखिए, शमशेर सिंह गोगी कोई बात कहेंगे तो उसका जवाब वही देंगे। मैं कोई बात कह रहा हूँ, उसका जवाब मैं दूँ। सर आखिरी सवाल है सर, आपने कहा कि पानी में करनाल डूब रहा था। आप एक चीज बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कहकर इस देश में आई थी, आप ये मान रही हैं कि इस सरकार में घोटाले हो रहे हैं? नहीं, आप बताइए, क्या आप मान रही हैं कि इस सरकार में घोटाले हो रहे हैं? शमशेर सिंह गोगी के गठन पर ये सवाल उठाए थे। नहीं, किसी को मदद ना करो, उनको पूछता हूँ, बोलो, हो रहे हैं? ये तो सर आपके लोग ये तो आपने बता दिया सर घोटाले हो रहे हैं। नहीं, कहा था कि मुख्यमंत्री हैं। उनके पीछे फिर आप शब्द बदल रहे हैं। उनके पीछे उनकी मेहरबानी है, वो तो आप कुछ कहो, मैंने जो कहना था मैंने कह दिया। मैंने ये पूछा है कि कांग्रेस में ज्यादा घोटाले हुए हैं या बीजेपी में ज्यादा घोटाले हो रहे हैं? दो चीजों का जवाब दूंगा मैं। अन्ना हजारे बैठे थे दिल्ली में, 2011 में आंदोलन किया था, सम्मानित व्यक्ति हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। उस टाइम दो बड़े घोटाले हुए थे। 2G स्पेक्ट्रम हुआ था, इसको 2,75,000 करोड़ का घोटाला बताया गया था। 1,76,000 करोड़। 1,76,000। क्या हुआ उसका? कोर्ट ने क्या कहा? इमेजिनेशन। कोर्ट ने कहा कोई घोटाला हुआ ही नहीं, हमारी सरकार चली गई, झूठे आरोप पर चली गई, झूठे घोटालों के नाम पर चली गई, और देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि घोटाला हुआ ही नहीं। तो कैसे घोटाला हुआ कांग्रेस के राज में, बताओ कौन सा हुआ? फिर कॉमनवेल्थ गेम्स का क्या रिपोर्ट आई इस पे? क्या रिपोर्ट आई? कॉमनवेल्थ गेम्स के ऊपर जो कमीशन उन्होंने बनाया था, उसकी रिपोर्ट ये आई है दैट देयर इज नो घोटाला। सर पूरा हरियाणा ओडीएफ है, करनाल में स्वच्छता अभियान के नाम पे लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन जितने भी शौचालय बने हुए सब पे ताले लगे हुए हैं, तो क्या कहेंगे सर आप? तीसरी बात, आज की सरकार में आपने मान लिया, चलो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी साथियों का, कि भी आपने मान लिया घोटाले हो रहे हैं। तो ये तो वो सरकार है जिसने देश के सर्वोच्च पद पर बैठकर ये कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। करप्शन को जो टॉलरेट करता है वो भी करप्ट है, जिसकी मेहरबानी से करप्शन होती है वो भी करप्ट है। शर्मा जी बड़ा सवाल ये है, मेरे पिता पंडित चंद्रीलाल शर्मा 7 बार मेंबर पार्लियामेंट बने, कोई है आरोप? कोई लगा सकता आरोप? मैं 10 साल रहा हूं, तो लगाया आरोप? या हरियाणा में कितने लोग ये बात कह सकते हैं? भाई घोटाले हो रहे हैं, सरकार के नॉलेज में है, सरकार की मेहरबानी से है,
सीधी सी बात। सर राहुल गांधी फ्रंट में आके सारे कार्यक्रम करते हैं, चाहे रैलियां हो या फिर इस तरीके के प्रदर्शन हो, आपको नहीं लगता युवाएं फिर से इन्हें अध्यक्ष बन जाना चाहिए, या प्रियंका गांधी जिस तरीके से यूपी में एक्टिविटी? ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है, हटना उनका व्यक्तिगत निर्णय था और आना उनका व्यक्तिगत निर्णय। सर आखिरी सवाल है, आपने कहा था करनाल पानी में डूब रहा था, बीजेपी वाले तो देखने नहीं आए किसी को, आए तो कांग्रेस वाले भी नहीं देखने, जो पूर्व विधायिका थे वो नहीं आए, सिर्फ त्रिलोचन सिंह थे। त्रिलोचन सिंह ने लड़ा था पिछला इलेक्शन। हाँ जी, और उस यानी कि और कोई नहीं है इनके अलावा करनाल में? करनाल से लड़ाई इन्होंने था, चीफ मिनिस्टर को चुनौती इनकी थी। इनके अलावा कोई नेता नहीं है करनाल में? नहीं, जब एक नेता आ गया वो कौन सा सारी उसमें आना होता है। शर्मा जी, रेलवे रोड से फ्लाईओवर बनाने की तैयारी है, लिबर्टी हाउस से उठाएंगे और वो टैगोर हॉस्पिटल के दूर ले जाएंगे। आपको क्या लगता है, करनाल को लाभ मिलेगा या नुकसान होगा? देखिए, रोहतक में ये परिस्थिति बनी थी और रोहतक के व्यापारियों ने जमकर उसका विरोध किया था और तत्कालीन समय पर रोहतक के जो मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली थे श्री मनीष ग्रोवर जी, उन्होंने उस प्रोजेक्ट को पायलट किया था, नहीं बनना चाहिए। आज वहाँ रोहतक के व्यापारियों से पूछो, जहाँ कंजेशन खत्म हो गया, रोहतक में फ्लाईओवर पर चढ़ने के बाद रोहतक से बाहर निकल जाओगे, बाजार की समर्थन करते हैं उसका? मैं ये समझता हूँ कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को व्यापारियों को समझाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो यहाँ के प्रतिनिधि हैं और व्यापारियों क्यों ना बने इस बात के लिए मुख्यमंत्री को समझाने की कोशिश करें, दोनों एक दूसरे को समझाएं। सर चाय पी के जाना, प्लीज जाना नहीं। आप अपना लोग सारे मिल चलिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कांग्रेस के पूर्व स्पीकर हरियाणा के कुलदीप शर्मा ने पत्रकारों के काफ़ी सवालों के जवाब दिए और बड़ा गोल 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 जिस तरह से पत्रकारों ने घुमाने की कोशिश की, उसी तरह से कुलदीप शर्मा जी ने भी अपनी जो उनका स्वभाव है उस तरह से उसके जवाब दिए। और काफ़ी सवाल थे जो अभी रह चुके हैं और कभी मौका मिला फिर से वो सवालों के जवाब कुलदीप शर्मा से लेना चाहेंगे। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा। एक बात बता देती हैं आपको, जो रेलवे रोड से फ्लाईओवर बनना है उसका जवाब भी पूरी तरह से खुलकर नहीं दिया गया। नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।